नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। ईरान युद्ध का आज 12वां दिन है और अब ईरान ने पूरी दुनिया को चेतावनी दी है कि तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है, क्योंकि वो हॉर्मुज में अपने हमले बंद नहीं करेगा। ईरान की यह चेतावनी पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी है। तेल संकट का असर अब पूरी दुनिया पर दिखने लगा है और कई देशों ने हवाई सफर को महंगा कर दिया है। दुनिया भर के देश तेल संकट से निपटने के लिए अपने यहाँ नए नए कदम उठा रहे हैं। ईरान युद्ध से पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है, लेकिन अमेरिका की हथियार बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां बम्पर मुनाफा कमा रही हैं। ईरान युद्ध के लिए हथियार बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों के शेयर 40% तक बढ़ चुके हैं और इनकी कमाई कई लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। आज हम आपको दिखाएंगे कि जिस युद्ध ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, उसी ने अमेरिकी हथियार कंपनियों को कितना मालामाल कर दिया है। और आखिर में हम आपको यह दिखाएंगे कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव आज खारिज हो गया। राहुल गांधी हमेशा आरोप लगाते हैं कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। आज हम राहुल गांधी के इस दावे का भी एक फैक्ट चेक करेंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को जब भी बोलने का मौका मिलता है तो वो विदेश में होते हैं। दुनिया भर में तेल की कमी होने से अलग अलग देशों ने इस संकट से निपटने के लिए अब जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यानी अब पूरी दुनिया पर इस तेल संकट का असर पड़ने लगा है और अलग अलग सरकारें अपने अपने हिसाब से अपने देशों में नए फैसले ले रही हैं, नए कदम उठा रही हैं। जैसे थाईलैंड ने अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए कई जरूरी निर्देश जारी किए हैं। वहां पर सरकारी कर्मचारी अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे। हालांकि जिन अधिकारियों को जनता की सेवा के लिए उपस्थित रहना जरूरी है, उन्हें ऑफिस जाना पड़ेगा। लोगों से लिफ्ट की जगह ज्यादा से ज्यादा सीढ़ियों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। सरकारी दफ्तरों में कम से कम बिजली के इस्तेमाल और बिजली के उपकरण बंद रखने का निर्देश दिया गया है। ऊर्जा की खपत कम करने के लिए एसी का तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक रखने और सरकारी अधिकारियों को सूट और टाई जैसे फॉर्मल ड्रेस की जगह हल्के या छोटे बाजू के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। और यदि स्थिति और बिगड़ती है तो थाईलैंड की सरकार वहां के दुकान, बाजार और सिनेमाघरों में लाइट कम करने और पेट्रोल पंप्स को रात 10 बजे बंद करने जैसे कड़े कदम भी उठा सकती है। वियतनाम की बात देखिए। वियतनाम में इस संकट के बाद आज फिर से पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया। आज पेट्रोल की कीमत लगभग 8% और डीजल की कीमत लगभग 2% बढ़ गई। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से वियतनाम में पेट्रोल 44%, डीजल 59% और केरोसिन 66% तक महंगा हो चुका है। और फ्यूल प्राइस को स्थिर रखने के लिए अब वियतनाम की सरकार फ्यूल प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से अपनी जेब से पैसा खर्च कर रही है। वियतनाम की सरकार ने ईंधन की खपत कम करने के लिए प्राइवेट कंपनियों को कहा है कि वो अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की सुविधा दें। इसके अलावा सरकार फ्यूल पर लगने वाले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टैक्स को भी हटाने के बारे में वहां पर सोच रही है। पाकिस्तान में कई जगहों पर ऑयल डिपो के आसपास फ्यूल टैंकर्स की लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कमी की वजह से उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अब आपको ये भी सुनवाते हैं कि पाकिस्तान में जो फ्यूल टैंकर्स के ड्राइवर हैं वो क्या कह रहे हैं। 4 दिन से तेल ही नहीं पीछे से आ रहा है। तकरीबन बोल रहे हैं अभी ईरान ने बॉर्डर बंद किया हुआ है, तेल बिल्कुल नहीं आ रहा है, डिपो खाली पड़े हैं। तो उस वजह से बिल्कुल फारिग बैठे हैं, बेरोजगार हैं। तो भाई रियाज किया जाए, अब बेरोजगार ईद का मौका आ रहा है, रमजान का दिन है। 7 तारीख को आए हुए हैं भैया, नहीं गाड़ियां नहीं खाली कर रहे हैं। बोला मुल्क की हालात सही नहीं है। जहाँ 50 गाड़ियां खाली करता है वहाँ 5 गाड़ी खाली करते हैं और एक दिन करते हैं, दूसरे दिन नहीं करते। ये ड्राइवर है आपके सामने खड़े हुए सारे, ये कैलेंडर ड्राइवर ईद सर पे भैजान, तो क्या करें हम लोग। कोई लोडिंग भी नहीं हो रही, न अनलोड हो रही है, तो बैठे हुए परेशान हो। ये आपके सामने मिट्टी में बैठे हुए हैं, ना हमारा कोई वाली बारस है ना कोई और है। सर लोडिंग नहीं हैगी। ये डिपो गए ने ड्राइवर ते वो कहते तेल नहीं हैगा, तो 4, 5, 6 दिन तक तेल मिलेगा, फिर इंशाल्लाह काम चलेगा। तो हालात सही नहीं है मुल्क के, तेल नहीं है मुल्क में,
और गाड़ियां इसलिए खड़ा है सारा। तो ये पाकिस्तान का हाल है। और इस युद्ध के बाद श्रीलंका के लोग भी ज्यादा पेट्रोल और डीजल खरीदने लगे थे और वहां पर जमाखोरी शुरू हो गई थी। इस जमाखोरी को रोकने के लिए श्रीलंका की सरकार ने इस हफ्ते पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब 8% से भी ज्यादा बढ़ा दी है। ग्रीस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल और सुपरमार्केट में बिकने वाले कई सामानों पर मुनाफे की अधिकतम सीमा जो है उसे लागू कर दिया है, जिससे प्राइवेट कंपनियां इस संकट का फायदा उठाकर अपनी कीमतें न बढ़ा सकें। कतर में HSBC ने अपने सभी ऑफिस अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए हैं और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA ने यह घोषणा की है कि उसके 32 सदस्य देश अपने आपातकालीन भंडार से 40 करोड़ बैरल कच्चा तेल बाजार में जारी करेंगे। ये एजेंसी के इतिहास में सबसे बड़ा तेल रिलीज है। तो आप ये देख सकते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों में अब इस ऑयल क्राइसिस का असर दिखना शुरू हो गया है और हर देश की समझ में जो भी वहाँ की सरकारों को ठीक लग रहा है वो नए नए कदम उठा रहे हैं। अमेरिका और ईरान युद्ध का असर अब हमारे देश पर भी दिख रहा है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने हवाई टिकटों के दाम बढ़ा दिए हैं। इन दोनों कंपनियों ने जेट फ्यूल के दाम बढ़ने की वजह से फ्यूल सरचार्ज अपना बढ़ा दिया है और बढ़ी हुई कीमतें 2 चरणों में लागू होंगी। पहले चरण में 12 मार्च से घरेलू उड़ानों और अफगानिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों के लिए किराया 399 रुपये बढ़ा दिया गया है और पहले चरण में ही मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के हवाई टिकट 900 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक महंगे हो गए हैं, जबकि दूसरे चरण में 18 मार्च से यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का हवाई किराया प्रति टिकट 2300 रुपये से लेकर 4600 रुपये तक महंगा हो जाएगा। देश की जो दूसरी एयरलाइंस हैं जैसे इंडिगो, स्पाइस जेट और आकाशा एयर ने भी उन्होंने अभी तक किराया बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन 6 फरवरी को जेट फ्यूल की कीमत लगभग $94 प्रति बैरल थी और युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले 27 फरवरी को यह कीमत $99 प्रति बैरल तक थी, लेकिन 6 मार्च को यह कीमत बढ़कर $157 तक पहुंच गई। यानी युद्ध शुरू होने के 5 दिनों में ही इस कीमत में 58% की वृद्धि हो गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस युद्ध की वजह से हालात कितनी तेजी से बिगड़ रहे हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक आने वाले दिनों में जेट फ्यूल के दाम और भी बढ़ेंगे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान युद्ध की वजह से शुरू हुए संकट का जिक्र किया है। केरलम में एर्नाकुलम में उन्होंने कहा कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संकट पर हमारे देश में कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। मुझे संतोष है कि गल्फ के हमारे सभी मित्र देशों की सरकारें भी हमारे देश के नागरिकों का पूरा ध्यान रख रही है। मैं उन सभी सरकारों का भी आभारी हूं। वहां हर देश पे जो हमारी एम्बेसीज हैं, हमारे मिशन है, वे 24/7 उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन साथियों, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है, गैर जिम्मेवार बयान दे रही है, ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं, हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं और फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने का, रील बनाने का अभियान शुरू कर सके। यही उनका खेल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है, ये कोरोना और यूक्रेन संकट के दौरान हमारे देश ने देखा। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध ने एक बार फिर से हमें आत्मनिर्भरता का महत्व समझाया है। अब एक बात हम आपसे भी कहना चाहेंगे, हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में सबसे बड़ी भूमिका है
हमारे देश के लोगों की, यानी आपकी। अब तेल संकट तो पूरी दुनिया में आएगा और रहेगा भी, और ये किसी के हाथ में नहीं है, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इससे निपटने के तरीके सबके अलग अलग होंगे। इस तेल संकट के समय आप भी देश की ऊर्जा बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं और अपने घर के खर्चों को भी आप कंट्रोल में कर सकते हैं, क्योंकि ये जो समय है ये बहुत चुनौती वाला समय होने वाला है आपके लिए। कल्पना कीजिए कि आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी अगर 10% पर आ गई है और आपके पास मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग का कोई विकल्प भी नहीं है, तो आप क्या करते हैं? आप तुरंत अपने फ़ोन में एनर्जी सेविंग मोड ऑन कर देते हैं। इससे अनावश्यक ऐप्स बंद हो जाते हैं और सिर्फ ज़रूरी काम के लिए ही आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास बहुत ही लिमिटेड बैटरी बची है। आप जब एक दूसरे से बात भी करते हैं तो कई बार ये कहते हैं कि मेरी बैटरी ख़त्म होने वाली है। अब आपको बिल्कुल यही तरीका अपने घर और अपनी जीवन शैली में भी अपनाना होगा, क्योंकि इस समय दुनिया की ऊर्जा भी लो बैटरी मोड में चली गई है। ऐसे में देश के 146 करोड़ लोगों को, यानी आप सबको, अब एनर्जी सेविंग लाइफस्टाइल अपनाना होगा। अब हम आपको इसके लिए आज कुछ सुझाव देना चाहते हैं। पहली सलाह आपके किचन से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारे देश में 87% एलपीजी का इस्तेमाल हमारे देश के घरों में होता है और हम 66% एलपीजी बाहर से खरीदते हैं। अब सोचिए, जहां से खरीदते हैं, अगर वहां से एलपीजी यहां आएगी नहीं, उन देशों के पास भी नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे? इसीलिए आपको सिर्फ करना यह है कि अपने घर में, अपने रसोई में ज़रूरी चीज़ों की ही कुकिंग कीजिए। ऐसी डिश बनाइए जिसे पूरा परिवार एक साथ खा सके, क्योंकि हर सदस्य के लिए अलग अलग खाना अगर आप बनाने लगेंगे तो गैस की खपत आपकी बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए कुकिंग थोड़ी कम कीजिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका एलपीजी सिलेंडर पिछली बार की बजाय 20 से 30% तक ज़्यादा चले। जैसे आपका गैस सिलेंडर अगर 30 दिन तक चलता है आमतौर पर, तो कोशिश कीजिए कि इस बार वो 40 या 45 दिनों तक चले। दूसरी सलाह उन लोगों के लिए है जो गाड़ी या टू व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं। अनावश्यक कामों के लिए कार और टू व्हीलर का इस्तेमाल अभी आप ना करें। थोड़े दिनों के लिए गाड़ी तभी निकालें जब बहुत ज़रूरी काम हो। आप कार पूल या बाइक पूल भी कर सकते हैं, जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ 3-4 लोग मिलकर एक ही गाड़ी में जा सकते हैं, जिससे ईंधन बचेगा। अगर आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है तो साइकिल या वॉक करके भी जा सकते हैं, और हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप अपनी गाड़ी से कहीं लंबी दूरी की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इसे फिलहाल कुछ दिनों के लिए टाल दीजिए। हम आपको डरा नहीं रहे, हम ये नहीं कह रहे कि आप पैनिक मोड में चले जाइए। हमारे देश में एलपीजी, पेट्रोल या डीजल की कोई कमी इस समय नहीं है, लेकिन अगर आप अभी से अनुशासित रहेंगे, अपना ईंधन बचाएंगे, एलपीजी को बचा कर रखेंगे, तो इससे आपको भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। तेल संकट का असर सिर्फ पेट्रोल, डीजल और गैस पर ही नहीं पड़ता, बल्कि बिजली उत्पादन पर भी पड़ता है। इसीलिए आपको बिजली बचाने पर भी ध्यान देना चाहिए, और इसके लिए आप अपने घरों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का अब कम से कम इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोगों ने अभी से ही एक एक्स्ट्रा सिलेंडर बचा कर रखना शुरू कर दिया है। इससे जो असली ज़रूरतमंद हैं उन तक गैस नहीं पहुंचेगी, और जिन्हें खास ज़रूरत नहीं भी है उनके घरों में एक सिलेंडर एक्स्ट्रा ऐसे ही रखा रहेगा। अगर देश का हर नागरिक अपनी ज़िंदगी में एनर्जी सेविंग मोड ऑन कर देगा तो इससे हम तेल संकट के इस असर को बहुत कम कर सकते हैं और देश की ऊर्जा बचाने में हम अपना भी योगदान दे सकते हैं। और इसीलिए आज हम आपसे ये कह रहे हैं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक मोड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने जीवन में थोड़ा ज़्यादा अनुशासन लाना है, और आपके पास जो पेट्रोल डीजल है आपकी गाड़ी में और आपकी रसोई में जो एलपीजी गैस है, उसे बस थोड़ा सोच समझ कर खर्च करना है। इस तेल संकट और खाड़ी देशों में फंसे लोगों को लेकर आज भारत सरकार ने भी कई नई जानकारियां दी हैं। हम आपको 5 बड़ी बातें बताते हैं। पहला, भारत में रोजाना लगभग 55 लाख बैरल कच्चे तेल की खपत होती है, और इससे ज़्यादा मात्रा में तेल की सप्लाई इस समय हो रही है। यानी जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा तेल अभी हमारे पास आ रहा है। दूसरा, इस समय लगभग 70% कच्चा तेल हॉर्मुज़ की खाड़ी के अलावा दूसरे रास्तों से इंपोर्ट हो रहा है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हॉर्मुज़ की जो खाड़ी है,
अगर वो बंद भी हो जाती है तो हमारे देश पर उसका खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा 70% कच्चा तेल दूसरे रास्तों से आ रहा है। तीसरी बात, देश की रिफाइनरीज ने एलपीजी उत्पादन औसत के मुकाबले 25% बढ़ा दिया है और एलपीजी की सप्लाई में घरेलू उपभोक्ताओं को अब ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। चौथा, कालाबाजारी और अफवाहों को रोकने के लिए सरकार सभी राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। और पांचवां, पश्चिम एशिया में फंसे लोगों और यात्रियों को वापस लाने के लिए वैकल्पिक रास्ते और ट्रांजिट वीजा की व्यवस्था की जा रही है। अब आपको ईरान युद्ध के आज के नए अपडेट्स बता देते हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के लिए हॉर्मूज की खाड़ी से एक बूंद कच्चा तेल भी गुजरने नहीं दिया जाएगा। ईरान ने कहा है कि अब दुनिया को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कच्चे तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। इस समय कच्चे तेल की कीमत लगभग $90 प्रति बैरल है, यानी कीमतें इससे दुगनी हो सकती हैं, ऐसा ईरान ने दावा किया है। यूएई से भारत आ रहे एक कार्गो शिप पर हॉर्मूज की खाड़ी के पास हमला हुआ है और हमले के बाद इस जहाज के 20 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया है, लेकिन 3 अभी भी लापता हैं। ऐसा दावा किया गया है कि यह हमला ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि इस तरह जहाज़ों पर हमले से बचना चाहिए। inside have. 2% inside have. 2% inside have. और अब से थोड़ी देर पहले ओमान के सलाला पोर्ट के तेल भंडार पर एक ड्रोन हमला हुआ है, जिसके बाद वहां पर भीषण आग लग गई है और यह पूरे पश्चिमी एशिया का 7वां सबसे बड़ा तेल भंडार है जहां पर अभी हमला किया गया है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ईरान युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकी सेना ने ईरान के ज्यादातर सैनिक ठिकाने नष्ट कर दिए हैं। ईरान के सबसे बड़े सरकारी बैंक पर अमेरिकी हमले के बाद अब ईरान ने भी पश्चिमी एशिया में अमेरिकी टेक कंपनीज पर जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान के मुताबिक वो पश्चिमी एशिया में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एनवीडिया, ओरेकल और अमेजॉन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर सकता है। हिजबुल्लाह ने 10 मार्च को इजराइल के एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन टावर पर मिसाइल हमला करके उसे नष्ट कर दिया था। इजराइल का दावा है कि तकनीकी खराबी की वजह से उसकी सेना इस हमले को हवा में नष्ट नहीं कर पाई, यानी इस हमले को रोक नहीं पाई। अब देखिए, ईरान युद्ध शुरू होने के बाद पाकिस्तान ने आज पहली बार सऊदी अरब का साथ देने की बात कही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो, पाकिस्तान सऊदी अरब का ही साथ देगा। इस युद्ध में ईरान अब तक सऊदी अरब में कच्चे तेल की रिफाइनरी, अमेरिका के मिलिट्री बेस और रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमले कर चुका है। पिछले वर्ष सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता हुआ था। इसके तहत अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब में से किसी एक देश पर कोई तीसरा देश हमला करता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने अब तक ये स्पष्ट नहीं किया कि वो इस युद्ध में सऊदी अरब को सैनिक मदद देगा या नहीं। और आज ही ईरान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फ़ोन पर बात भी की है। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर मौजूदा संघर्ष बढ़ा तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और ईरान अपने पड़ोसी देशों पर हमले करके इस युद्ध को और भड़काना नहीं चाहता। इससे पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने 7 मार्च को सऊदी अरब के रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी और तब दोनों देशों ने ईरान के हमलों को रोकने के उपायों पर चर्चा की थी। आप मानचित्र पर देखिए, पाकिस्तान और ईरान पड़ोसी देश हैं, यानी पाकिस्तानी सेना के लिए ईरान पर हमला करना
बेहद आसान है। आप देखिए उनकी सीमाएं लगी हुई हैं। सऊदी अरब पर हमला अगर पाकिस्तान पर भी हमला है तो पाकिस्तान ने अब तक ईरान पर जवाबी हमला क्यों नहीं किया? पाकिस्तान पूरी दुनिया का इकलौता मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु बम है और इसे पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र इस्लामिक परमाणु बम कहता है। तो क्या पाकिस्तान अब सऊदी अरब की रक्षा करने के लिए एक और मुस्लिम देश ईरान पर हमला करेगा? इस युद्ध से पाकिस्तान बड़ी मुश्किल स्थिति में है। सऊदी अरब उसका करीबी सहयोगी है लेकिन ईरान उसका पड़ोसी देश है। इसलिए पाकिस्तान दोनों देशों से बात करके तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको एक बार फिर से वो नक्शा दिखाना चाहता हूँ जिसमें आपको ये दिखाई देगा कि इस समय अगर आप नक्शे पर देखेंगे तो देखिए पाकिस्तान और ईरान पड़ोसी देश हैं, इनकी सीमाएं मिली हुई है और पाकिस्तान अगर चाहे तो उसकी सेना के लिए ईरान पर हमला करना बहुत आसान है। अब ये परीक्षा पाकिस्तान की है कि अगर वो सऊदी अरब का पार्टनर देश है और दोनों के बीच रक्षा समझौता है और ईरान सऊदी अरब पर हमला कर रहा है तो फिर पाकिस्तान चुप क्यों बैठा है? आज आप में से बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल भी जरूर आया होगा कि ईरान अमेरिका के सहयोगी देशों पर तो लगातार हमला कर रहा है, खाड़ी देशों पर लगातार हमला कर रहा है, लेकिन उसने एक भी हमला सीधे अमेरिका पर नहीं किया है। तो आज आपको यह बताएंगे कि अमेरिका तक पहुंचने के लिए ईरान के पास हिम्मत की कमी है या हथियारों की। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अमेरिका ईरान से बहुत दूर है। ईरान से अमेरिका की दूरी लगभग 11,500 किलोमीटर है कम से कम। अब इतनी दूरी तय करने के लिए ईरान के पास एक भी ऐसी मिसाइल नहीं है जो अमेरिका तक पहुंच सके। ईरान के पास जो सबसे लंबी रेंज की मिसाइल है उसका नाम है सेजिल और इस मिसाइल की रेंज सिर्फ 2,500 किलोमीटर है। लेकिन 11,500 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने के लिए ईरान को एक ICBM की आवश्यकता पड़ेगी। ICBM का मतलब होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी एक ऐसी मिसाइल जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला कर सकती है। तो ईरान के पास हिम्मत की कमी नहीं है, हिम्मत तो बहुत है, इच्छा भी है, लेकिन उसके पास हथियार नहीं है और अमेरिका पर हमला करने के लिए उसे एक ICBM की आवश्यकता है। एक औसत ICBM की रेंज 5,500 किलोमीटर से शुरू होती है और आज ईरान को इस बात का बड़ा पछतावा हो रहा होगा कि इतने वर्षों में वो एक भी ICBM का निर्माण नहीं कर पाया। अगर आज ईरान के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती तो वो सीधे अमेरिका तक हमला कर सकता था और अगर अमेरिका के किसी शहर में ईरान की एक भी मिसाइल गिर जाती तो इसका नतीजा बहुत बड़ा हो सकता था। ऐसे युद्ध में अमेरिका के एक भी नागरिक की मौत होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती और इससे अमेरिका तुरंत दबाव में भी आ सकता था। लेकिन ईरान के पास हिम्मत है, हथियार नहीं है अमेरिका तक पहुंचने के लिए। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि दुनिया भर में ऐसे कितने देश हैं जिनके पास इस प्रकार की ICBM हैं। दुनिया भर में सिर्फ 6 देश ऐसे हैं जिनके पास इस प्रकार की मिसाइल्स हैं और ये देश हैं अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और नॉर्थ कोरिया। पूरी दुनिया में सबसे लंबी रेंज की मिसाइल रशिया, अमेरिका और चीन के पास है। रशिया के पास RS-28 सरमत मिसाइल है जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। इसका मतलब यह है कि रशिया इस मिसाइल से दुनिया के किसी भी देश पर हमला कर सकता है। अमेरिका के पास मिनटमैन 3 नाम की मिसाइल है, इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर है। चीन के पास DF-41 मिसाइल है जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर से 15,000 किलोमीटर तक है। ये 3 देश ऐसे हैं जो दुनिया के किसी भी दूसरे देश पर हमला कर सकते हैं, चाहे वो देश उनसे कितना भी दूर क्यों ना हो। इनकी ये मिसाइल्स इनके सबमरीन पर भी तैनात हो सकती हैं और ये मिसाइल्स अपने साथ एक बार में कई वॉरहेड्स ले जा सकती हैं, यानी एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। तो ये 3 जो देश हैं ये ऐसे हैं कि ये दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में, किसी भी देश पर हमला करने की क्षमता रखते हैं, चाहे वो देश इनके यहाँ से कितना भी दूर हो। अमेरिका का दावा है कि चीन एक ऐसी नई ICBM का परीक्षण कर रहा है जो लॉन्च होने के बाद पहले पृथ्वी की कक्षा में पहुंचती है और फिर वापस आकर पृथ्वी पर अपने लक्ष्य पर हमला करती है। इसका नाम है
फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम यानी FOBS। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये किसी भी दिशा से हमला कर सकता है। इसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है और ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। हालांकि ब्रिटेन ने अपनी खुद की कोई ICBM नहीं बनाई है, वो अमेरिका की मिसाइल को ही ऑपरेट करता है। अमेरिका में बनी हुई मिसाइल्स उसके पास हैं और फ्रांस के पास सिर्फ सबमरीन से लॉन्च करने वाली ICBM है। इसकी रेंज 9000 किलोमीटर तक है और भारत की सबसे लंबी रेंज वाली मिसाइल का नाम है अग्नि 5 और इसकी रेंज लगभग 5000 किलोमीटर है। यहाँ एक और बात कही जाती है कि कोई भी देश अपनी मिसाइल की रेंज के बारे में सही जानकारी दुनिया को नहीं देता। इन मिसाइल्स की रेंज इस बात पर निर्भर करती है कि उस मिसाइल में कितना ईंधन डाला गया है और उसका वजन कितना है। अगर आपने ज़्यादा ईंधन डाला है तो वो मिसाइल और ज़्यादा दूर तक भी जा सकती है। इस लिहाज से हो सकता है कि भारत की मिसाइल अग्नि 5 की रेंज भी 5000 किलोमीटर से कहीं ज़्यादा हो और ऐसा कहा जाता है कि इजराइल के पास भी 5000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज तक हमला करने वाली मिसाइल मौजूद है और इन मिसाइल्स का नाम है जेरिको नाम की मिसाइल है। हालांकि इजराइल ना तो इसकी पुष्टि करता है और ना ही कभी इससे इनकार करता है। आपको एक और जानकारी देते हैं। क्या आप जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने दुनिया की पहली मिसाइल बनाई थी जिसका नाम था V1 और इसे फ्लाइंग बॉम्ब उस समय कहा जाता था। इसकी रेंज लगभग 250 किलोमीटर थी, सिर्फ 250 किलोमीटर, क्योंकि उस समय मिसाइल पहली बार बनी थी। तब जर्मनी इसी मिसाइल से ब्रिटेन के अलग अलग शहरों और ख़ास तौर पर लंदन शहर पर हमले करता था और दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने ही जर्मनी के वैज्ञानिकों और उनकी टेक्नोलॉजी की मदद से पहले अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू किया और फिर इन मिसाइल्स का निर्माण भी कर लिया। तो ये मिसाइल की एक छोटा सा इतिहास हमने आपको बताया। अमेरिकी सेना ने कल रात ईरान की नौसेना के 16 समुद्री जहाज़ों पर हमला करके उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अमेरिका के मुताबिक ईरान के ये जहाज़ हॉर्मुज़ की खाड़ी में समुद्री माइंस यानी बारूदी सुरंग बिछा रहे थे। आसान भाषा में कहें तो समुद्री माइंस पानी के अंदर छिपा हुआ एक प्रकार का बॉम्ब होता है जो समुद्री जहाज़ों को नुकसान पहुंचा सकता है, उन्हें डुबो भी सकता है, उन्हें नष्ट कर सकता है। अमेरिकी सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें अलग अलग आकार के कई समुद्री जहाज़ों पर किसी मिसाइल या दूसरे हथियार से हमला होता है और फिर उनमें विस्फोट के बाद आग लग जाती है। और अमेरिकी सेना के हमले से ठीक पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान हॉर्मुज़ की खाड़ी में समुद्री माइंस बिछाने की कोशिश करेगा तो उसके जहाज़ों को नष्ट कर दिया जाएगा। और इन तस्वीरों में आप वही देख पाएंगे कि कैसे अमेरिका की सेना ईरान के समुद्री जहाज़ों को नष्ट कर रही है। इन समुद्री माइंस को कुछ इस तरह से बिछाया जाता है कि जैसे ही कोई समुद्री जहाज इनसे टकराए या इनके नज़दीक भी आए तो ये ज़ोरदार धमाके के साथ फट जाती हैं। एक माइन में लगभग 900 किलोग्राम तक विस्फोटक होता है और इसका मकसद होता है दुश्मन के समुद्री जहाज़ों को डुबोना और युद्ध लड़े बिना ही समुद्री रास्ते को बंद कर देना। एक समुद्री माइन की कीमत लगभग 1,35,000 रुपये होती है, सिर्फ 1,35,000 रुपये, और इसके हमले से सैकड़ों करोड़ रुपए का जहाज डूब सकता है। लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली इन माइंस की कीमत इससे ज़्यादा भी हो सकती है। एक अमेरिकी थिंक टैंक के मुताबिक ईरान के पास लगभग 6000 समुद्री माइंस हैं और इसे छोटी बोट्स इससे या फिर सबमरीन से हॉर्मुज़ की खाड़ी में बिछाया जा सकता है। समुद्री माइंस का काम किसी रास्ते से गुजरने वाले हर एक समुद्री जहाज़ को नष्ट करना या उसे नुकसान पहुंचाना नहीं होता। इसका काम होता है डर पैदा करना, एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक युद्ध करना। अगर किसी समुद्री रास्ते में ऐसी 10 से 20 माइंस बिछा दी जाएं
तो समुद्री जहाज उस रास्ते का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं और हॉर्मुज की खाड़ी में इस समय बिल्कुल यही हो रहा है। कोई नहीं जानता कि ये समुद्री माइंस कहां पर बिछाई गई हैं, लेकिन अलग अलग देशों के जहाज़ों को इस बात की आशंका है कि इस इलाके में समुद्री माइंस बिछी हुई हैं और इसीलिए उन्होंने यहां से गुजरना बंद कर दिया है। हॉर्मुज की खाड़ी के सबसे सकरे क्षेत्र की चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है, लेकिन समुद्री जहाज इस रास्ते के लगभग 3 किलोमीटर के एक इलाके से गुजरते हैं जहां पानी बहुत गहरा है, यानी कम समुद्री माइंस का असर भी यहां पर बहुत ज्यादा हो सकता है। समुद्र में ऐसी माइंस को ढूंढना और उन्हें निष्क्रिय करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा करने में कई बार हफ्ते और महीनों तक का टाइम लग जाता है। वर्ष 1950 के बाद से अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों को जो भी नुकसान हुआ उसकी वजह कोई मिसाइल या टॉर्पीडो नहीं, बल्कि ये समुद्री माइंस हैं। लगभग 77% नुकसान इन समुद्री माइंस से हुआ है और इसीलिए ये समुद्री रास्तों को बंद करने का सबसे खतरनाक और सबसे सस्ता हथियार है। आप 1.5 लाख रुपए में सैकड़ों या हजारों करोड़ रुपए के एक शिप को नष्ट कर सकते हैं, डुबा सकते हैं और उस 1.5 लाख रुपए की एक माइन से आप पूरे उस इलाके में डर का माहौल पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वो माइन तो एक जगह पर है, लेकिन कोई भी समुद्री जहाज ये नहीं जानता कि वो माइन कहां पर बिछी हुई है, इसलिए कोई भी इतना रिस्क लेना नहीं चाहता और फिर ये रास्ते बंद हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि पिछले 100 वर्षों से समुद्री माइंस का इस्तेमाल आज नहीं बल्कि कई युद्धों में हो चुका है। वर्ष 1991 में पहले खाड़ी युद्ध में ईरान ने लगभग 1150 समुद्री माइंस बिछाई थी। इससे अमेरिकी नौसेना के 2 वॉरशिप्स को नुकसान भी हुआ और तब अमेरिका और यूरोप के कई समुद्री जहाज़ों को इन माइंस को निष्क्रिय करने में लगभग 2 महीने का समय लगा था। वर्ष 1980 से लेकर 1988 तक इराक से युद्ध के दौरान ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में इसी प्रकार की माइंस बिछाई और उस समय एक माइन ने अमेरिका के एक वॉरशिप को लगभग डुबो दिया था, जबकि वो माइन पहले विश्व युद्ध के ज़माने की टेक्नोलॉजी से बनी थी। यानी पुरानी टेक्नोलॉजी से बनी माइंस भी बहुत खतरनाक हमला कर सकती हैं। और 1984 में सुएज कैनाल के दोनों छोर पर माइंस बिछा दी गई थी, जिसकी वजह से 15 देशों के 19 समुद्री जहाज क्षतिग्रस्त हो गए थे। और इससे पहले 1950 में कोरियन वॉर के दौरान समुद्री माइंस की वजह से 50,000 अमेरिकी सैनिकों का एक ऑपरेशन 1 हफ्ते के लिए रोक दिया गया था। और पहले विश्व युद्ध के दौरान तुर्की ने ऐसी ही माइंस से ब्रिटेन की नौसेना के 4 वॉरशिप्स को डुबो दिया था। अब इस युद्ध से पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। पूरी दुनिया चिंता में है कि ये युद्ध आखिर समाप्त कब होगा, लेकिन कोई तो है जो इस युद्ध से खुश है। अमेरिका की बड़ी बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियों को इससे बम्पर फायदा हो रहा है। अमेरिका की RTX कॉरपोरेशन दुनिया की एक बड़ी डिफेंस और एरोस्पेस कंपनियों में से एक है। वर्ष 2025 में इसकी कमाई लगभग 8 लाख करोड़ रुपए थी और पिछले 6 महीनों में ही इस कंपनी के शेयरों की कीमत 33% बढ़ चुकी है। ये कंपनी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स बनाती है और ईरान युद्ध में इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस और एरोस्पेस कंपनियों में से एक है लॉकहीड मार्टिन। 2025 में इसकी कमाई 6.75 लाख करोड़ रुपए थी और पिछले 6 महीनों में इस कंपनी के शेयरों की कीमत 40% तक बढ़ चुकी है। ये कंपनी फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और सैटेलाइट्स भी बनाती है। F-35 फाइटर जेट का निर्माण यही कंपनी करती है, जो दुनिया के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट माने जाते हैं और अमेरिका सहित दुनिया के 19 देश इस फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका की बड़ी डिफेंस कंपनियों में से एक और नाम है जनरल डायनेमिक्स। वर्ष 2025 में इसकी कमाई 4.75 लाख करोड़ रुपए थी और इसके शेयर्स की कीमत पिछले 6 महीने में 10% बढ़ गई। यही कंपनी अमेरिकी सेना का मेन बैटल टैंक बनाती है, जिसका नाम है अब्राम्स। इसे अमेरिका की एक और बड़ी एरोस्पेस कंपनी है इसी प्रकार की, जिसका नाम है नॉर्थरॉप ग्रमन। वर्ष 2025 में इसकी कमाई 3.8 लाख करोड़ रुपए थी और पिछले 6 महीनों में इसके शेयरों की कीमत भी लगभग 27% बढ़ चुकी है। और इसी कंपनी ने मशहूर B-2 स्पिरिट एयरक्राफ्ट बनाया है, जो कि एक स्टेल्थ बॉम्बर माना जाता है। इसकी तस्वीरें आपने भी देखी होंगी और ये बहुत
सुरक्षित और आधुनिक विमान माना जाता है। और अब यही कंपनी अमेरिका का नया स्टेल्थ बॉम्बर भी बना रही है जिसका नाम है B-21 रेडर। युद्ध किसी भी इलाके का चरित्र बदल सकता है। जैसे इस समय ईरान युद्ध पूरे पश्चिम एशिया की सोच को बदल रहा है, इसी तरह से 2 युद्धों ने पूरे यूरोप का चरित्र भी बदल दिया था। इनमें से एक युद्ध आज से 87 वर्ष पहले 1939 में लड़ा गया, जिसे दूसरा विश्व युद्ध कहा जाता है, और दूसरा युद्ध 2022 में रशिया और यूक्रेन के बीच शुरू हुआ था, जो अब अपने 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। तो आप देखिए कि जब कोई युद्ध होता है तो उससे पूरे इलाके पर, उसकी सोच पर, उसकी रणनीति पर कितना गहरा असर पड़ता है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद यूरोप पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। करोड़ों लोगों की मौत हो चुकी थी और वहां के शहर खंडर बन चुके थे। इसके बाद यूरोप के देशों ने आर्थिक सहयोग और राजनीतिक एकता दिखाई और शांति का रास्ता चुना, क्योंकि उन्होंने युद्ध का नुकसान देख लिया था बहुत करीब से। उन्होंने मिलिट्री पर खर्च कम करके शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा निवेश किया और लंबे समय तक इन देशों में बहुत तेज़ी से विकास हुआ और इसीलिए इन देशों को डेवलप्ड कंट्रीज कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों विश्व युद्ध यूरोप की वजह से ही शुरू हुए थे। 1945 से लेकर 2022 तक यूरोप में शांति रही और कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय युद्ध यहां नहीं हुआ। अब रशिया और यूक्रेन युद्ध एक बार फिर से यूरोप के चरित्र को बदल रहा है। यूक्रेन के बाद अब यूरोप के कई देश कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस अपने यहां पर शुरू कर रहे हैं। स्वीडन के एक थिंक टैंक सिप्री के मुताबिक वर्ष 1960 के बाद यूरोप पहली बार दुनिया का सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला क्षेत्र बन गया है। 2016 से 2020 के बीच यूरोप पूरी दुनिया का लगभग 12% हथियार खरीद रहा था, जो लगभग 3 गुना बढ़कर अब 2021 से 2025 के बीच 33% तक हो चुका है। यूक्रेन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है। पहले वो पूरी दुनिया का सिर्फ 0.1% हथियार खरीदता था और अब 11,900% बढ़कर वो दुनिया का 9.7% हथियार खरीद रहा है। एक अकेला देश यूक्रेन। और इसे पैसा कहां से मिल रहा है? नेटो देशों से, यूरोप से, अमेरिका से। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले टॉप 20 देशों में 7 देश यूरोप के हैं। देखिए कौन कौन से हैं। यूक्रेन, पोलैंड, ब्रिटेन, नेदरलैंड्स, जर्मनी, ग्रीस और नॉर्वे। हालांकि यूरोप के कई देश हथियार बेचते भी हैं और खरीदते भी हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों की सूची में पहले नंबर पर यूक्रेन है, दूसरे नंबर पर हमारा देश भारत है, तीसरे पर सऊदी अरब, फिर कतर और फिर पाकिस्तान का नंबर है। देखिए पाकिस्तान भी 5वें नंबर पर आ गया है। और सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाले देशों में अमेरिका पहले नंबर पर है, जो अकेले ही पूरी दुनिया का 42% हथियार बेचता है। दूसरे नंबर पर फ्रांस, जो 9.8% हथियार बेचता है। यूरोप के 12 देश अमेरिका से लगभग 450 F-35 फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं। इसे दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है और एक प्लेन की कीमत 1000 करोड़ रुपए के आसपास है। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में से 23 देश नेटो का भी हिस्सा हैं और ये देश वर्ष 2035 तक अब अपनी जीडीपी का 5% डिफेंस पर खर्च करेंगे। समय का चक्र देखिए। जिस यूरोप को एक जमाने में कॉन्टिनेंट ऑफ पीस कहा जाता था, शांति क्षेत्र माना जाता था, वहां अब तेजी से हथियार खरीदकर अगले युद्ध की तैयारी चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आप देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन का युद्ध हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े स्तर पर हथियार खरीदना शुरू कर दिया। भारत इस समय पूरी दुनिया में दूसरा हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। हम दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हथियार खरीद रहे हैं। पहले नंबर पर यूक्रेन है। और यूरोप ने जब से अमेरिका, रशिया और यूक्रेन का युद्ध देखा, उसके बाद से अब यूरोप के जो देश हैं वो भी हथियार खरीदने लगे हैं। और अभी उन्होंने ये जो नया युद्ध देखा है अमेरिका और ईरान के बीच, इससे हर देश डर गया है और हर देश को ये एहसास हो रहा है कि उसके पास अब बड़े हथियारों का होना बहुत आवश्यक है। जिसके पास हथियार नहीं है अब वो अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। उन्होंने ईरान को देख लिया, उन्होंने वेनेजुएला को देख लिया, उन्होंने यूक्रेन को देख लिया। अब ईरान के युद्ध से पूरी दुनिया में तेल का संकट है, लेकिन इस युद्ध में अब तेल के साथ साथ पानी भी एक बहुत बड़ा हथियार बन गया है। हमारे देश के लोग तो तेल के लिए तरस रहे हैं, लेकिन खाड़ी देशों के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं।
क्योंकि अब इस युद्ध में वाटर डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स पर हमले किए जा रहे हैं। ये प्लांट्स समुद्र के खारे पानी को शुद्ध करके उसे पीने लायक बनाते हैं और ऐसा कहा जा सकता है कि एशिया की अर्थव्यवस्था को तेल चलाता है, लेकिन खाड़ी देशों की सभ्यता को पानी चलाता है। यानी कच्चे तेल से समृद्ध खाड़ी देशों की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उनके पास दौलत तो बहुत है, तेल बहुत है, लेकिन पीने का पानी नहीं है। अब इस युद्ध में एक दूसरे को हराने के लिए पानी की सप्लाई को खत्म करने की कोशिश हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नजदीक उसके एक ऐसे ही वाटर प्लांट पर हमला किया जो समुद्री पानी को मीठा बनाता है, पीने लायक बनाता है, खारे पानी को मीठा पानी बनाता है। इस हमले से लगभग 30 गांवों में पानी की सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ा। बहरीन ने भी दावा किया है कि ईरान के एक ड्रोन के हमले में उसके भी एक ऐसे ही प्लांट को नुकसान पहुंचा है जहां पर खारे पानी को पीने लायक पानी बनाया जाता था। इस युद्ध में पहली बार ऐसा हो रहा है जब समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने वाले प्लांट्स पर हमले हो रहे हैं। पश्चिमी एशिया की मजबूरी यह है कि यह दुनिया के सबसे सूखे इलाकों में से एक है। यहाँ प्राकृतिक जल का जो स्रोत है वो बहुत सीमित है, पानी है ही नहीं। इस इलाके के ज़्यादातर देश समुद्री पानी को शुद्ध करने वाले वाटर प्लांट्स के पानी पर निर्भर हैं। इस क्षेत्र में दुनिया की लगभग 60% जो है डिसैलिनाइजेशन कैपेसिटी है और जो पूरी दुनिया का लगभग 40% समुद्री पानी शुद्ध करता है। तो ये जो डिसैलिनेशन कैपेसिटी है, इसी के आधार पर वहाँ जिंदगी चलती है। और मध्य पूर्व में पानी शुद्ध करने वाले ऐसे लगभग 5000 प्लांट्स हैं और अकेले ईरान में ही लगभग 75 ऐसे प्लांट्स हैं। यूएई के पीने के पानी का लगभग 42%, कुवैत का 90%, ओमान का 86% और सऊदी अरब का 70% हिस्सा ऐसे ही प्लांट से आता है। इन देशों ने पूरे शहर में शुद्ध पानी सप्लाई करने के लिए पाइपलाइंस बिछाई हैं। जैसे हमारे देश में तेल को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े स्टोरेज प्लांट्स हैं, वैसे ही इन देशों में पानी को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े स्टोरेज प्लांट्स लगाए गए हैं। उदाहरण के लिए यूएई में लगभग 45 दिनों के लिए पानी का जो स्टोरेज की व्यवस्था है, 45 दिनों का पानी उनके पास है, वो उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है। ऐसे में अगर पानी शुद्ध करने वाले इन प्लांट्स पर हमला होता है तो शुद्ध पानी पहुंचाने वाली पाइपलाइन या स्टोरेज प्लांट पर कोई हमला होता है तो पानी की आपूर्ति रुक जाएगी और लाखों करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। इसलिए अब ये सारे देश जो खाड़ी देश हैं, इन्होंने अपने इन प्लांट्स की सुरक्षा के लिए बहुत मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात करने शुरू कर दिए हैं। अगर युद्ध और बढ़ेगा तो ये प्लांट्स सबसे संवेदनशील और आसान लक्ष्य बन सकते हैं। पश्चिम एशिया में पहले भी युद्ध के दौरान पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। 1990 के खाड़ी युद्ध के दौरान इराकी सेना ने कुवैत के ज़्यादातर इस प्रकार के प्लांट्स को नष्ट कर दिया था। कहते हैं तेल से साम्राज्य तो बन सकते हैं, लेकिन पानी से समाज बनते हैं। 35 साल बाद खाड़ी देशों को उसी कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है कि रेगिस्तान की राजनीति में असली शक्ति तेल नहीं, बल्कि असली शक्ति पानी है। और तेल की कमी हो रही है, एलपीजी की कमी हो रही है पूरी दुनिया में, लेकिन इसके बाकी के असर भी होंगे। आज की दुनिया डिजिटल नेटवर्क पर टिकी हुई है, इसलिए कहा जाता है कि अब आटा नहीं बल्कि डेटा ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसी तरह अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से तेल और ऑयल की सप्लाई पर आया संकट अब आपके किचन से लेकर, गाड़ी से लेकर आपके मोबाइल फ़ोन तक पहुंच सकता है। इसे ऐसे समझिए कि देश में, हमारे देश में टेलीकॉम कंपनियों की संस्था डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन का ये कहना है कि एलपीजी की कमी से मोबाइल टावर्स बनाने का काम बंद हो सकता है और केंद्र सरकार से मोबाइल टावर के लिए एलपीजी की सप्लाई बहाल किए जाने की उन्होंने अपील की है। ये संस्था देश में 5G नेटवर्क के विस्तार पर भी काम कर रही है।
मोबाइल फ़ोन के टावर्स को बनाने में एलपीजी का इस्तेमाल होता है। एलपीजी से टावर के स्टील स्ट्रक्चर को गर्म किया जाता है और फिर उस पर जिंक की परतें चढ़ाई जाती हैं। इससे टावर लंबे समय तक टिके रहते हैं और हर मौसम में नेटवर्क को हमारे मोबाइल फ़ोन तक पहुंचाते हैं। अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई ज़्यादा दिनों तक, और अगर इसकी वजह से रुकी रही तो देश में 5G अपग्रेड के काम पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे नए टावर नहीं बन पाएंगे और हो सकता है कि कुछ समय के लिए कनेक्टिविटी में भी परेशानी आ जाए। हमारे देश में 8 लाख से ज़्यादा मोबाइल टावर एक्टिव हैं। पिछले वर्ष सितंबर में एक साथ 97,000 नए टावर से स्वदेशी 4G नेटवर्क की शुरुआत हुई थी और इसमें 92,000 मोबाइल टावर्स को अब 5G में अपग्रेड किया जा रहा है और हमारे देश में लगभग 5 लाख मोबाइल टावर्स 5G नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। अब आपको अपने देश की राजनीति की दुनिया में लाते हैं और आज की एक बड़ी खबर दिखाते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को उनके पद से हटाने का अविश्वास प्रस्ताव आज लोकसभा में बहुमत से खारिज हो गया। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर आज बहस हो रही थी और इस बहस के दौरान जब बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोल रहे थे तब विपक्षी सांसद, खास तौर पर कांग्रेस के सांसद लगातार हंगामा करते रहे। रविशंकर प्रसाद नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की भूमिका की आलोचना कर रहे थे। इसी दौरान राहुल गांधी लोकसभा में मौजूद थे। वो उठे और उन्होंने कहा कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता। मिलेगा, वेणुगोपाल जी को भी मिलेगा, दे रहा हूँ, सुनिए सही, आप सुनिए सही। और नाम लगा तो और खड़ा होगा क्या? एक बार उनको बुला लूंगा, आज इनको मौका बहुत नाम आएगा। इज नॉट यील्डिंग राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड, don't disturb, please don't disturb. Every time we get up to speak, we are stopped from speaking. राहुल गांधी के इन आरोपों पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब भी राहुल गांधी को संसद में बोलने का मौका दिया जाता है तो वो अक्सर विदेश में रहते हैं। विपक्ष के नेताजी का ग्रीवेंसेस है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष के नेता की आवाज दबा देते। अब मान्यवर, मैं उनको पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में 157 घंटा 55 मिनट बोला गया, वो कौन बोलेगा, वो तय कौन करेगा? स्पीकर करेंगे क्या? नहीं, वो तय आपको करना है, विपक्ष के नेता ने करना है। मगर बोलने का मौका आता है तब जर्मनी होते हैं, इंग्लैंड होते हैं। 18वीं लोकसभा में, मान्यवर, 18वीं लोकसभा में 157 घंटे और 55 मिनट कांग्रेस पार्टी के सदस्य बोले। मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता को पूछना चाहता हूं, आप कितना बोले? क्यों नहीं बोले? कौन से स्पीकर ने रोका था आपको? अब राहुल गांधी संसद में कितने सक्रिय रहते हैं, संसद में कितनी दिलचस्पी दिखाते हैं, उनकी उपस्थिति कैसी रहती है, जरा ये आंकड़े देखिए। 15वीं लोकसभा में 43% उपस्थिति उनकी है, 16वीं लोकसभा में 52%, 17वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 51% थी। हर बार लोकसभा में उनकी उपस्थिति राष्ट्रीय औसत से कम रही है और इन तीनों लोकसभाओं में राष्ट्रीय औसत 76% से लेकर 80% है। इसी तरह लोकसभा में सांसदों के सवाल पूछने के मामले में भी राहुल गांधी राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे हैं। 18वीं लोकसभा में उनके द्वारा पूछे गए सवाल राष्ट्रीय औसत से संख्या में काफी कम है। इस समय 18वीं लोकसभा चल रही है और राहुल गांधी ने अब तक 42 सवाल पूछे हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 88 है। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और परीक्षा इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि परिणाम का मोह खत्म हो जाए। नमस्कार।